हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और किस प्रकार से अभिसमय और कानून में अंतर हमने स्पष्ट रूप से समझा था। और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर निकले थे कि कानून और अभिसमयों में अंतर होने के बावजूद भी, क्योंकि कानून जो होते हैं उनके पीछे दंड की शक्ति होती है, जबकि अभिसमय के पीछे दंड की शक्ति नहीं होती है, और कानून जो होते हैं लिखित स्पष्ट होते हैं, जबकि अभिसमय अलिखित और अस्पष्ट होते हैं। इसके बावजूद भी ब्रिटिश संविधान में हमें जो है इस अंतर के बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि अभिसमय और कानून एक दूसरे के अनुपूरक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरकता हमें देखने को मिलती है कि दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह हैं कि एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए ब्रिटिश संविधान में जहां कानून बहुत ही प्रमुख हैं, उसी प्रकार अभिसमय भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। और दोनों की अनुपूरकता इस बात से सिद्ध होती है कि ब्रिटिश संविधान में कुशल संचालन के लिए इन अभिसमयों का पालन लोग कानूनों की तरह करते हैं, ताकि ब्रिटिश राज व्यवस्था का कुशल संचालन सफलतापूर्वक हो सके। तो देखिए, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जो संसद है वो मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, और इस प्रकार ब्रिटेन में उत्तरदायी शासन और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है। तो इस रूप में अभिसमय वहां पर सिद्धांत है। तो हम ये देखते हैं कि कानून अभिसमय में अंतर है, लेकिन व्यवहार में हम ये बात देखते हैं कि अभिसमय कानून दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अभिसमय के अभाव में ब्रिटिश राज का कुशलतापूर्वक संचालन करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि अभिसमयों का जो पालन है वो क्यों किया जाता है, इनके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, अगला आपका जो टॉपिक है वो ये है कि अभिसमय चल रहा है, अभिसमयों का पालन क्यों, अभिसमयों का पालन क्यों किया जाए, अर्थात ऐसी क्या कारण है जिनके पीछे अभिसमय जो होते हैं इनका पालन किया जाए। क्योंकि अभिसमय जो है वो न तो कानून के समान पवित्र है और न ही न्यायालय द्वारा ये स्वीकृत है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या शक्ति है जो अभिसमय का पालन लोग स्वतः ही अनुशासित रूप से इनका पालन करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इनका पालन जो है वो अपनी इच्छा से कानून की तरह इनका पालन करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है अभिसमय का उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन। पहला है अभिसमय का उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन। देखिए, यदि अभिसमयों का उल्लंघन वहां पर हमें दिखाई दे ब्रिटिश संविधान में, तो हम ये देखते हैं कि अभिसमय और कानून में इतना घनिष्ठ संबंध है कि इनका उल्लंघन यदि हो जाए तो ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन स्वतः ही हो गया है। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमय और कानूनों में इतना गहरा घनिष्ठ संबंध पाया जाता है कि अभिसमयों का उल्लंघन होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का उल्लंघन हो गया है, क्योंकि अभिसमय और कानून दोनों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है, दोनों में इतना गहरा संबंध है कि एक के अभाव में हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश संविधान में यदि अभिसमय का उल्लंघन होता हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन
स्वतः ही हो गया है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान में जैसे कि अभिसमय का उल्लंघन जो होता है वो कानून के उल्लंघन के रूप में ही दिखाई देता है। संसद की सर्वोच्चता है, संसद सर्वोपरि है, संसद सर्वोच्च है। तो इस प्रकार संसद की सर्वोच्चता की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें ब्रिटेन की संसद कानून के रूप में सर्वोपरि है और कानून सर्वोच्च है। कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, लेकिन अभिसमय का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून की प्रभुत्व शक्ति का इनमें क्या होता है, लोप होता है। इसमें कानून की शक्ति का अभाव होता है। लेकिन फिर भी वहां पर ऐसी व्यवस्था है, यदि अभिसमयों का पालन, क्योंकि अभिसमय का लोग वहां पर पालन कानून की तरह ही करते हैं, कानून की तरह ही इनको इतनी वहां पर प्राथमिकता दी जाती है, तो अभिसमय का उल्लंघन जो होता है वो उसका उल्लंघन होने पर ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन स्वतः ही हो गया है। अगला है अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति है। अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति है। देखिए कैसे अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है और लोग जो है शासक और शासित दोनों इनका पालन करते हैं। यदि दोनों में से कोई भी इनका उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है तो ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन हो गया है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी नैतिक शक्ति है जिसे लोग अपनी इच्छा से सहर्ष रूप से इनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति होती है और इस कारण लोग इनका स्वतः ही पालन करते हैं। अर्थात अभिसमयों के पालन में ब्रिटेन में लोग काफी संवेदनशील हैं और इनका पालन लोग अपनी इच्छा से बिना कानूनी शक्ति से युक्त होने के बावजूद भी इनमें कानून की शक्ति नहीं होती है, लोग नैतिक शक्ति से युक्त होते हैं और लोग इनका पालन जो है स्वतः ही करते हैं। तो इसलिए नैतिक शक्ति जो है वह अभिसमयों के पीछे होती है। फिर है अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति। अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति। देखिए जनमत की शक्ति जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यदि जनमत किसी भी सरकार को प्राप्त है तो सरकार अपना स्थायी रूप से अपना शासन संचालित कर सकती है। उस शासन व्यवस्था को अपना शासन संचालन करने में कोई भी उसे किसी तरह की कोई असफलता या कोई गड़बड़ी उसे नहीं मिलती है और शासन संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि जनमत की शक्ति उसके साथ में है। तो अर्थात जनमत की शक्ति ऐसी शक्ति होती है जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से लंबे समय तक स्थायी रूप से शासन संचालित हो सकता है यदि शासन के पास में जनमत की शक्ति हो। तो इसलिए अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति होती है और जनमत की शक्ति के कारण जो होते हैं लोग इनका स्वतः ही अनुशासित रूप से इनका पालन करते हैं, क्योंकि यदि जनमत की शक्ति यदि कोई अभिसमयों का उल्लंघन करता है तो जनमत की शक्ति क्या होगी, उसका विद्रोह कर देगी। तो इस प्रकार से अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति है
और जनमत की शक्ति का यदि कोई विद्रोह करता है तो उस शासन व्यवस्था को जो होता है वो शासन व्यवस्था स्थायी रूप से कार्य नहीं कर सकती और शासन व्यवस्था कुछ ही दिनों में धराशायी हो जाएगी और दोबारा से चुनाव होंगे और दोबारा फिर नई सरकार चुनी जाएगी। तो इसलिए जनमत की शक्ति ऐसी शक्ति है, यदि अभिसमयों का कोई उल्लंघन करता है जनता उसका विद्रोह करती है और विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार जो होती है अस्थिर हो जाती है, फिर नई सरकार निर्वाचित होती है। तो देखिए जनमत की शक्ति भी है। अगला है प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति। प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति अर्थात जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, ब्रिटेन में अनुदार दल और मजदूर दल वर्तमान में दोनों प्रमुख दल हैं, वहां द्विदलीय व्यवस्था है और दोनों दलों के पास में सत्ता बारी बारी से हस्तांतरित होती रहती है चुनावों के माध्यम से। देखिए प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति भी है कि जनता जो है इनका गहराई से पालन करे और शासन व्यवस्था को भी इन अभिसमयों का सख्ती से पालन करना होता है, क्योंकि अभिसमय नैतिक नियम है, नैतिक शक्ति से संचालित है। इसका मतलब ये नहीं है कि शासक और शासित दोनों ही इनका उल्लंघन करें। यदि कोई भी ऐसा करता है तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो भी उनसे असहमति जताते हैं और ब्रिटेन में मजदूर दल और अनुदार दल दोनों दल हैं, उनकी भी गहरी आस्था है कि सभी राजनीतिक दल और प्रशासनिक व्यवस्था अपना कुशल संचालन के लिए इनका पालन करें। अगला है ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव। ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव और मनोवैज्ञानिक तत्व। देखिए ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव ये है कि ब्रिटिश जाति जो है प्राचीन परंपराओं, प्रथाओं का, रीति रिवाजों का पालन करती है। तो ब्रिटिश जाति रूढ़िवादी का मतलब है पुरानी प्राचीन जो परंपराएं हैं, प्राचीन रीति रिवाज हैं, प्राचीन जो रूढ़ियां हैं, जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, उनका पालन करना। तो ब्रिटिश जाति इन प्राचीन मान्यताओं का, इन प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। और मनोवैज्ञानिक तत्व ये है कि ब्रिटिश जाति अपनी जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करती है कि ब्रिटिश जाति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। उनमें अपनी रेस के प्रति बहुत ही अहंकार और अभिमान की भावना है। जातीय श्रेष्ठता की भावना ब्रिटिश जाति में कूट कूट कर भरी हुई है, जो कि हमने इंडिया में देखा किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ। तो ये सब चीजें उनकी जातीय श्रेष्ठता की परिचायक हैं और जातीय श्रेष्ठता के कारण और वो ब्रिटिश जाति का मनोविज्ञान भी सक्रिय है इनका पालन करने के लिए। तो ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव यह है कि ब्रिटिश जाति अंधविश्वास, परंपराओं, रीति रिवाजों का पालन करती है। इसी कारण से ब्रिटिश जाति इन अभिसमयों का नैतिक शक्ति के आधार पर कानून की तरह इनका पालन किया जाता है। अगला देखिए अभिसमयों में निहित
व्यवहारिक उपयोगिता। अगला है अभिसमयों में निहित व्यवहारिक उपयोगिता एवं विकास की कामना। देखिए, ब्रिटिश जो जाति है वह अभिसमयों का पालन करती है और इनकी व्यवहारिक उपयोगिता है वह राजनीतिक जीवन में, क्योंकि वहां पर कानून जो है वह प्रचलित है, लेकिन वहां जो इन अभिसमयों का पालन कानून के रूप में किया जाता है, तो इनकी व्यवहारिक उपयोगिता ब्रिटिश संविधान में हमें देखने को मिलती है कि इनकी व्यवहारिक उपयोगिता हमें यहाँ परिलक्षित होती है और लोग इनका कानूनों की तरह ही पालन करते हैं। तो इसकी उपयोगिता इस बात से सिद्ध है कि ब्रिटिश जाति जो है वह इनमें कानून की शक्ति का अभाव होने के बावजूद भी, दंड की शक्ति का अभाव होने के बावजूद भी इनमें नैतिक शक्ति का पुट है, नैतिक शक्ति से युक्त है। इसके बावजूद भी लोग इनका जो है वह पालन करते हैं। तो इन लोगों ने इनको व्यवहार में अपना रखा है, तो इसकी उपयोगिता लोगों के व्यवहार में इसे अपनाने के कारण ही सिद्ध होती है कि लोगों ने इसे व्यवहारिक रूप से वहां पर अपना रखा है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जाति में अभिसमयों की व्यवहारिक उपयोगिता में देखने को मिलती है कि लोग जो हैं इनका स्वतः अपनी इच्छा से सहर्ष रूप से पालन करते हैं और विकास की कामना की आगे जाकर ये कानून के रूप में क्या होते हैं, पालना इनका किया जाता है और लोग इनको कानूनों की तरह ही इनका अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। इनकी व्यवहारिकता इस बात से ही सिद्ध होती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है और किस प्रकार से ये वहां पर बहुत ही अनिवार्य और वांछनीय है। जिस प्रकार से कानून संसद द्वारा निर्मित होने के लिए सभी लोगों के लिए अनिवार्य होते हैं, वांछनीय होते हैं कि लोग उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति उनका उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय की शक्ति से कानून युक्त होते हैं और व्यक्ति जो है इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। लेकिन इनमें दंड की शक्ति का अभाव होने के बावजूद भी लोग इनका जो है पालन अपनी इच्छा से, इनकी व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर लोग इनका पालन करते हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है और ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश राज व्यवस्था का कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए अभिसमयों का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसमें इनका पालन कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। तो इसकी उपयोगिता हमें इस बात से ही सिद्ध है कि अभिसमय का पालन वहां पर लोग व्यवहार में कर रहे हैं और कानूनों की तरह ही इनका लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन लोग अपनी इच्छा से करते हैं और कानूनों की तरह इनका पालन किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, अब हम देखते हैं आगे आपका टॉपिक है अभिसमयों का वर्गीकरण। देखिए,
अभिसमयों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, हम देखते हैं। अभिसमयों का वर्गीकरण अर्थात वहां पर जो भी अभिसमय प्रचलित हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, हम लोग देखते हैं कि वहां पर अभिसमयों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि अभिसमयों के वर्गीकरण में वहां पर हम देखते हैं कि राजा से संबंधित अभिसमय, राजा से संबंधित अभिसमय तो देखिए राजा से संबंधित अभिसमय में यह है कि राजा जो है वह प्रधानमंत्री का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से वो संपूर्ण मंत्रिमंडल को चुनता है। तो इस प्रकार से राजा का ये अभिसमय वहां पर प्रचलित है कि राजा जो है वह अपने लोक सदन में बहुमत दल जिसको प्राप्त है, राजा क्या करता है, उसको बहुमत दल लोक सदन में जिस बहुमत दल के नेता को जो बहुमत प्राप्त है, बहुमत दल का नेता लोक सदन में जो होता है उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त करता है। इस प्रकार से राजा से संबंधित अभिसमय में हमने देखा कि अगला है संसद का सत्र एक बार आहूत करना। राजा संसद का सत्र एक बार आहूत करता है, संसद को बुलाता है। तो इस प्रकार राजा से संबंधित जो अभिसमय है उसमें हमने देखा। अगला है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, अर्थात मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में हम ये देखते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। इसमें देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमयों में हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य होने के कारण वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यदि लोक सदन में कोई प्रस्ताव पारित करवाना है और उस प्रस्ताव को पारित करवाने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, सरकार अल्पमत में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सदन में यदि महत्वपूर्ण प्रस्ताव कोई पास नहीं हो पाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है और मंत्रिमंडल की हार मानी जाती है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है संसद से संबंधित अभिसमय। संसद से संबंधित अभिसमय। देखिए संसद से संबंधित अभिसमय में यह है कि संसद के सत्रों का किस प्रकार से उनका बुलाना, राजा संसद के सत्र को वर्ष में एक बार बुलाता है और किस प्रकार से उनका स्थगन करता है, किस प्रकार इमरजेंसी या आपात स्थिति में उन्हें किस प्रकार से
उनका सत्र आहूत करता है, ये सब। और इसके साथ ही संसद को किस प्रकार से जो है वह उसको भंग करता है। और इसके साथ ही जो 3 वाचन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी कोई भी विधेयक जो होता है वो 3 वाचन के बाद क्या होता है, कानून का रूप धारण करता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जब एक सदन से किसी विधेयक पर 3 वाचन हो जाते हैं तो दूसरे सदन में वो विधेयक जाता है, उस पर 3 वाचन होते हैं। और उन 3 वाचनों के बाद में वो क्या बनता है, हस्ताक्षर के लिए ब्रिटेन में राजा या रानी के पास जाता है और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब 3 वाचन के बाद में उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो हस्ताक्षर होने के बाद में वो क्या करता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से संसद से संबंधित अभिसमय में हमने संसद से जो भी अभिसमय है या जो भी परंपराएं हैं उनका हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार 3 वाचन होने के बाद ही वो क्या करता है, कानून का रूप धारण करता है। अगला देखिए, लोक प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय। लोक प्रभुत्व से संबंधित देखिए, लोक प्रभुत्व का मतलब है जन प्रभुत्व की हम इसमें बात करते हैं। और जन प्रभुत्व में यदि कोई भी आदेश जो महत्वपूर्ण आदेश है और वह आदेश लोक सदन में यदि कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है और उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो लोक सदन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो लोक सदन लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है और जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से हमें जनता के प्रति उत्तरदायी की भावना इसमें देखने को मिलती है। और यदि कोई महत्वपूर्ण आदेश लोक सदन में गिर जाता है तो मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है और लोक सदन भंग हो जाता है। तो ये क्या है, जन प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी है। और यदि जनता के प्रति उत्तरदायी की भावना नहीं होती है, अर्थात अविश्वास हो जाता है और इस आधार पर सरकार जो होती है गिर जाती है, नई सरकार आती है, तो ये जन प्रभुत्व से संबंधित अभिसमय। अगला है राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। अगला है राष्ट्र मंडल से संबंधित अभिसमय। तो देखिए, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय में ये है कि ब्रिटेन जो है कई जो ब्रिटेन में राज्य हैं शामिल हैं राष्ट्रमंडल में, वो अपनी इच्छा से इसमें शामिल हैं और अपनी इच्छा से शामिल होने के कारण उनकी सदस्यता उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार से वो अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय कि प्रत्येक जो राज्य है वो अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल में शामिल है और अपनी इच्छा से ही वो क्या करता है, इसकी सदस्यता को त्याग कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। देखिए, इस प्रकार अभिसमयों का वर्गीकरण हमने किया और इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में इस वर्गीकरण के आधार पर हम ये कहते हैं कि शासन में जो है वह शीर्ष से लेकर और बिल्कुल
जड़ तक अभिसमयों का चलन है और इन अभिसमयों का वहां पर महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान जो है और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन इन अभिसमयों के कारण ही हो रहा है। इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इन अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है।